नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में हम लोग जो है महाजनपद काल पढ़ रहे हैं। जैसे महाजनपद काल में हमने आपको बताया था कि भारत में जो है वो टोटल कितने महाजनपद काल थे। तो महाजनपद जो है वो टोटल 16 महाजनपद थे। और उस 16 महाजनपद में सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था हमारा मगध। और इस मगध पर जो है टोटल टोटल 7 राजवंशों ने जो है वह शासन किया था, जिसको हम लोग एक ट्रिक से जो है वह हम लोग याद करके रखे थे। ठीक है, ट्रिक क्या था? ट्रिक था आपका हसीन मुसुक शाह। क्या ट्रिक था? हसीन मुसुक शाह। हसीन मुसुक शाह। ठीक है, हसीन मुसुक शाह। हा से हो गया हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से आपका शुंग वंश, और क से कर्णव वंश, और सा से सातवाहन वंश। तो इस प्रकार पर जो है मगध पर जो है टोटल कितने राजवंशों का शासन होता है? 7 राजवंशों का शासन होता है। और इस 7 राजवंश से हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश यहाँ तक हम लोग समाप्त कर चुके थे। ठीक है, मौर्य वंश जो है वह स्टार्ट होने वाला था। तब जब नंद वंश जब पढ़ा रहे थे उस समय हमने देखा था कि नंद वंश के शासन काल में जब धनानंद मगध का राजा होता है, तो उस समय जो है वो सिकंदर महान जो है वह क्या करता है? भारत पर आक्रमण करता है। चूंकि वह मगध तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन वह भारत पर जो है वह पहला आक्रमण होता है। तो क्या सिकंदर जो है वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा था? ठीक है, क्या यह सही है? तो ये इन सब सारी जानकारियां जो है हम आज के क्लास में करने वाले हैं कि भारत पर जो है वह कौन कौन जो है वह आक्रमण किया है। क्या सिकंदर जो है वो पहला आक्रमणकारी था, या सिकंदर के पहले भी जो है किसी ने आक्रमण किया था? वो हम पढ़ने वाले, यानी मौर्य वंश से पहले हम जो भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। क्लियर है? उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो हम लोग जो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, चलिए एक बार हम लोग आप लोग को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मोटा मोटी देख लेते हैं, उसके बाद हम विदेशी आक्रमण आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वह शासन किस वंश का होगा? चलिए यहाँ से लिखते हैं। सबसे पहला जो शासन होगा आपको हर्यक वंश का। किस वंश का? हर्यक वंश का। और हर्यक वंश का शासन जो है वह कब से कब तक होगा? तो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक जो है वह किसका शासन होगा? हर्यक वंश का शासन होगा। और इस हर्यक वंश में जो है कौन कौन से राजा होंगे? तो सबसे पहला राजा होगा आपको बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार सबसे पहला राजा कौन होगा? तो सबसे पहला राजा होगा बिंबिसार। और यही बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश क्या करता है? संस्थापक होता है, यानी कि इसकी स्थापना करता है। और यह मगध पर जो है वो शासन कब से कब तक करेगा? तो यह करेगा शासन आपको 544 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक का जो है शासन जो है वह किसका रहेगा? बिंबिसार का रहेगा। बिंबिसार के बाद जो मगध का जो है हर्यक वंश का जो दूसरा शासक होगा वह होगा आपका अजात शत्रु। दूसरा शासक कौन होगा? अजात शत्रु होगा। और यह अजात शत्रु जो है, अजात शत्रु जो है वह बिंबिसार का ही पुत्र रहता है, और बिंबिसार की हत्या करके जो है खुद मगध की गद्दी पर बैठ जाएगा। और यह टोटल जो है वह 492 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक का जो शासन हुआ है वह अजात शत्रु का होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हर्यक वंश का जो तीसरा शासक होगा, ठीक, वो आपका उदयन होगा। और यह उदयन जो है वो अजात शत्रु का पुत्र रहता है, और उदयन भी अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करता है। और इसका शासनकाल जो है वो आपको 460 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, कब तक रहता है? तो 460 ईसा पूर्व से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक का जो समय होता है वह आपको उदयन का समय होता है। और उसके बाद उदयन के बाद जो इसका अंतिम शासक होगा अंतिम शासक होगा, अंतिम शासक कौन होता है? नाग दशक। ठीक है, नाग दशक। और ये नाग दशक जो है चूंकि अयोग्य शासक रहेगा, और इस नाग दशक की हत्या जो है इसी का सेनापति, ठीक, कौन कर देगा? आपको पुष्यमित्र शुंग कर देगा। ठीक है, इसी उदयन का जो है उदयन के बाद जो अंतिम शासक होगा नाग दशक होगा। और नाग दशक की हत्या जो है, ठीक है, नाग दशक की हत्या कौन कर देता है? तो नाग दशक की हत्या जो है, नाग दशक की हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग कर देगा। ठीक है, शिशुनाग। और शिशुनाग जब हत्या करेगा तो ये हर्यक वंश जो है वो समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरा वंश का स्थापना होगा। शिशुनाग जो है एक अलग वंश का स्थापना करता है हर्यक वंश के जगह पर, और वह कहलाता है आपको शिशुनाग वंश। ये सब हम लोग देख चुके थे, हम लोग एक बार थोड़ा ओवरव्यू देख रहे हैं। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश जो है वो कब से कब तक शासन चलेगा?
तो शिशुनाग वंश का शासन जो चलता है, सॉरी, शिशुनाग वंश का जो शासन चलेगा ये आपको 412 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक जो समय रहेगा वह किसका रहेगा? शिशुनाग वंश का रहेगा। और शिशुनाग वंश का जो है, चूंकि हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके यह इस वंश का स्थापना करता है, तो इसका जो है स्थापना कौन कर देगा? शिशुनाग। यानी पहला राजा कौन होगा इसमें? आपका शिशुनाग जो है वह पहला राजा होगा। और शिशुनाग जो है यह आपको कब से कब तक शासन करेगा? तो 412 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 394 ईसा पूर्व तक जो है वो आपको शिशुनाग शासन करेगा। इसके बाद शिशुनाग की हत्या होने के बाद इसका जो अगला राजा होगा वो होगा काला शोक। ठीक है, कौन होगा? काला शोक होगा। और काला शोक का जो शासन होगा 394 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक, 394 ईसा पूर्व से लेकर के आपको 366 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा वो आपको काला शोक होगा। और शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक होगा, अंतिम शासक, इसका अंतिम शासक का नाम होता है नंदीवर्धन। यहाँ से न से नागदशक और न से नंदीवर्धन। और ये नंदीवर्धन जो है, ठीक है, नंदीवर्धन की हत्या जो है, इसकी हत्या कौन कर देगा? तो इसकी हत्या जो है वह महापद्म नंद कर देगा। इसकी हत्या महापद्म नंद करेंगे, महापद्म नंद करेंगे। और इस शिशुनाग वंश के जगह पर जो तीसरा शासक जो होगा, तीसरा वंश की जो स्थापना होगा वह आपका, तीसरा वंश का स्थापना किसका होगा? तो नंद वंश का स्थापना होगा, नंद वंश की स्थापना होगी। और नंद वंश का जो स्थापना है वो आपको कब से कब तक चलेगा? तो 344 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक का जो शासन है वह किसका होगा? नंद वंश का। और नंद वंश का जो पहला राजा होगा वह खुद महापद्म नंद होंगे, महापद्म नंद होंगे। और महापद्म नंद के बाद जो दूसरा शासक होगा वह आपको, दूसरा शासक जो होगा वो आपको पुंडक होते हैं। ठीक, कौन होते हैं? पंडुक होते हैं। और पंडुक के बाद जो तीसरा शासक होगा वो आपको धनानंद होता है। यह धनानंद जो है बहुत ही क्रूर शासक होता है, इसको जनता से किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। और इसकी हत्या, यानी धनानंद की हत्या कौन कर देगा? चंद्रगुप्त मौर्य कर देगा, चंद्रगुप्त मौर्य करेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जब इसकी हत्या कर देगा तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नंद वंश को समाप्त करके जो अगला जो आएगा वंश आएगा वो आ जाएगा आपको मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश। अभी हम लोग मौर्य वंश जो है नहीं पढ़े हैं। और मौर्य वंश का शासन कब से कब तक चलेगा? तो मौर्य वंश का जो शासन है, मौर्य वंश का जो शासन है वह टोटल आपको 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं। और फिर 298 ईसा पूर्व से लेकर के इसका जो टोटल शासन रहेगा वो आपको 322 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 298 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो आपको मौर्य वंश का शासन रहेगा। ये तो मौर्य वंश जो है हम लोग पढ़ने वाले थे, लेकिन मौर्य वंश से पहले जो है वह भारत पर जो है किन किन विदेशी आक्रमणकारी जो है आक्रमण किया था, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मौर्य वंश का स्थापना से पूर्व जो है भारत पर जब विदेशी आक्रमण होंगे, ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए। ठीक है, टॉपिक होगा भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। देखिए हम लोग जानते हैं कि भारत पर जो है सबसे पहले आक्रमण किया था किसने? सिकंदर ने। तो क्या सिकंदर ही सबसे पहला आक्रमणकारी था? तो इसका जवाब है नहीं। सिकंदर के पहले भी जो है वह भारत पर जो है हकमनी वंश के शासक ने आक्रमण किया था। जैसे हमने देखा था कि जब 16 महाजनपद जब हम पढ़ रहे थे, तो ये 16 महाजनपद में ये हमारा भारत था। ठीक है, ये हमारा भारत है। और ये अभी का भारत जो ऐसा दिखता है ये उस समय ऐसा भारत नहीं था। उस समय कैसा भारत था? अखंड भारत था। और उस अखंड भारत में हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक, ये हमारा पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ठीक है, इसके बाद आपका बर्मा यानी म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये सभी जो है वह भारत के ही अंग थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये मगध था। ठीक है, यहाँ पर ये बिहार वाला क्षेत्र में जो है ये मगध था। और हमने देखा था इसके जो भी शासक जो है, जैसे बिम्बिसार हो गए, इन्होंने कई जो है वो अन्य महाजनपद को भी अपने क्षेत्र में जो है वो मिला लिया था।
तो यहाँ पर जो है मगध जो है क्या करेगा कि मगध जो है वह पूर्वी क्षेत्र यानी कि इस क्षेत्र में जो है, ये क्षेत्र में जो है वह एक शक्तिशाली राज्य बन जाएगा। ठीक है, मगध क्या बन कर जाएगा, ये पूरा क्षेत्र में जो है वह एक शक्तिशाली राज्य बन जाएगा और ये अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो है राजनीतिक स्थिरता ला देती है। किंतु भारत का ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र, ये वाला जो देख रहे हैं पंजाब वाला एरिया, ठीक है, ये आपका पंजाब वाला एरिया, यहाँ पर जो है वह छोटे छोटे राजाओं का शासक था, जो कमजोर शासक थे, जिस कारण जो विदेशी आक्रमणकारी जो आएंगे, ठीक, वह जो विदेशी आक्रमणकारी आएंगे वो इसी वाले एरिया से आएंगे। ठीक है, वह इस हिंदू कुश पर्वत को पार करके वह सिकंदर आता है और इसके पहले हकमनी वंश के राजा आएंगे। तो ये यहाँ पर जो है वह छोटे छोटे राजाओं का जो है वह शासन रहेगा और ये राजा जो है काफी कमजोर होंगे। तो भारत पर जो विदेशी आक्रमणकारी होगा वह इस क्षेत्र से ही अंदर भारत की ओर जो है घुसेंगे। बात समझ में है? तो भारत पर जो है अगर पहला विदेशी आक्रमण जो किया था, पहला विदेशी आक्रमण, यानी कि पहला आक्रमण किसके द्वारा होता है, तो पहला आक्रमण जो होगा यह आपको ईरान के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। और अभी जो ईरान जो है वह उस समय किस नाम से जाना जाता था, तो उस समय हम इसको फारस कहते थे। ठीक है, पहला आक्रमणकारी किसके द्वारा हुआ था, ईरान के द्वारा, और उस समय जो है फारस कहते थे। तो ये ईरान का जो यानी जो फारस जो है, यहाँ पे जो है वो आपको हकमनी वंश का शासन था। किसका शासन रहेगा, हकमनी वंश का, हकमनी वंश का जो है शासन रहेगा। और हकमनी वंश के, ठीक है, शासक डेरियस प्रथम, किसने, डेरियस प्रथम ने जो है, ठीक है, डेरियस प्रथम ये क्या करेंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे। यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन होगा, आपको डेरियस प्रथम होगा। ठीक है, डेरियस प्रथम होगा। और यह डेरियस प्रथम जो है किस वंश का शासक रहेगा, यह ईरान में एक आपका हकमनी वंश होगा, यह हकमनी वंश होगा। और यह हकमनी वंश का ही जो है शासक कौन रहेगा, आपको डेरियस प्रथम होता है। और ये सबसे पहला जो है वो राजवंश होता है जो भारत पर आक्रमण करता है। और वहां पे शासक अगर पूछा जाएगा तो डेरियस प्रथम होगा। क्लियर है? और यहाँ पर जो है अगर ये हकमनी वंश का संस्थापक जो है, कभी अगर एग्जाम में पूछ दे कि जो भारत पर आक्रमण किया हकमनी वंश, उसका संस्थापक कौन था, तो हकमनी वंश का जो संस्थापक होंगे, ठीक, हकमनी वंश के जो संस्थापक होंगे वो होंगे आपको साइरस द्वितीय। इनका नाम क्या था, साइरस द्वितीय जो है वो हकमनी वंश के संस्थापक होंगे। लेकिन हकमनी वंश का जो पहला शासक जो भारत पर आक्रमण करने वाला है, वह कौन सा शासक था, वह डेरियस प्रथम था। ठीक है, तो इस वंश का शासक डेरियस प्रथम जो है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। ठीक है, यह क्या था, पहला विदेशी राजा होगा, पहला विदेशी राजा होगा जो भारत पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। क्लियर है, भारत पर आक्रमण करेगा। और इन्होंने जो है गंधार, यानी ये वाला क्षेत्र गंधार और कंबोज, यानी पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, यह डेरियस प्रथम जो है क्या करता है कि दो क्षेत्र को जो है वो मिला लेता है। ठीक है, पहले किसको मिलाएगा, तो पहले जो है आपको मिलाएगा, ठीक है, यह डेरियस प्रथम जो है यह कंधार को जो है अपने कब्जे में ले लेगा, कंधार को कब्जे में ले लेगा तथा कंबोज को जो है वह कब्जे में ले लेगा। ठीक है, गंधार और कंबोज जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है उस समय भारत में था। तो गंधार और कंबोज पर आक्रमण करता है जो कि भारत का ही क्षेत्र था, और इसे जो है वो अपने अधिकार में ले लेता है। किसे अधिकार में लेगा, तो कंधार और कंबोज को अधिकार में ले लेगा और भारत में जो है वह हकमनी वंश का शासन जो है वह प्रारंभ हो जाएगा, जो कि पहला विदेशी आक्रमण जो है माना जाता है। बात समझ में आया? इसके बाद जो है इसमें भारत में जो है फारसी शासन का विस्तार करेगा। ठीक है, डेरियस प्रथम क्या करेगा, फारसी, चूंकि यह फारस का रहने वाला था यानी ईरान का, तो यह फारसी शासन शासन जो है, ठीक है, यह भारत में प्रारंभ कर देगा। इसके बाद जो है डेरियस प्रथम के बाद इसकी मृत्यु के उपरांत जो है वह यानी कंधार और कंबोज यानी कि जो अधिकृत जो क्षेत्र है, उस अधिकृत क्षेत्र पर जो है डेरियस प्रथम के बाद जो अगला राजा होगा, ठीक है, वह जेरेक्स प्रथम होगा। कौन होगा, जेरेक्स प्रथम होगा। और जेरेक्स प्रथम के बाद जो इस कंधार और कंबोज यानी हकमनी वंश जो भारत में जो अधिकृत क्षेत्र है, इसके बाद जो इसके अगला शासक जो होगा वह डेरियस तृतीय होगा, डेरियस तृतीय होगा। ठीक है, डेरियस तृतीय जो है वह अगला जो है फारस का शासक बनेगा। और इस वंश का अंतिम शासक ये जब डेरियस तृतीय होगा, इसी समय जो है, ठीक है, इसी समय यानी कि ये वाला जो एरिया है गंधार और कंबोज वाला जो एरिया है, इसी क्षेत्र पर जो है
आपको यूनान का राजा जो है आपको सिकंदर, वो क्या करेगा, भारत पर आक्रमण कर देगा। यानी कि अभी तक जो है, सॉरी ये क्या हो गया, अभी तक जो है भारत पर पहला आक्रमणकारी कौन था, आपको ईरान यानी कि फारस का जो जिसका वंश का नाम है हकवानी वंश, और हकवानी वंश का राजा डेरियस प्रथम जो है वह भारत पर पहला आक्रमणकारी होगा, जो कि गंधार और कंबोज को अपने अधिकार में ले लेगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर फारसी शासन प्रारंभ कर देगा। और इस डेरियस प्रथम के बाद जो है ये गंधार और कंबोज वाला जो क्षेत्र है जो भारत का था, उस पर जो है इसके बाद अगला शासक जेरेक्स प्रथम होंगे। और जेरियस प्रथम के बाद जो है डेरियस तृतीय जो है वह उसका अगला शासक होगा। जब डेरियस तृतीय जो है ये गंधार और कंबोज पर जब शासन कर रहेगा, यानी अंतिम शासक जब रहेगा, तब सिकंदर जो है वह हकमनी वंश का जो है अंत कर देता है और फारस पर जो है अपना राज, ठीक है, स्थापित कर लेता है। ठीक है, अपना राज, इस पर डेरियस प्रथम को कौन हरा देगा, ठीक है, तो इसका जो इसे हराएगा आपको सिकंदर। ठीक है, कौन हरा देगा, सिकंदर। और सिकंदर जो है ये कहाँ का रहने वाला था, तो यह जो है आपको, यह आपको यूनान का रहने वाला था। ठीक है, यह कहाँ का रहने वाला था, तो यह आपको यूनान का रहने वाला था। यह आपको यूनान का रहने वाला है सिकंदर। यह सिकंदर क्या करेगा, भारत पर आक्रमण करेगा और वहां से आपको फारस के जो है यानी कि ईरान को ही अपने अधिकार में ले लेगा। साथ ही साथ जब ईरान को अधिकार मिलेगा तो कंधार और कंबोज को भी अपने अधिकार में ले लेगा। तब भारत पर जो है पहला विदेशी आक्रमणकारी जो है वह हकमनी वंश का डेरियस प्रथम था। ये आपको याद रखना है। अगर भारत पर जो है दूसरा विदेशी आक्रमण पूछेगा, ठीक है, तब हो जाएगा आपको सिकंदर जो कि यूनान का शासक। ठीक, और ये यूनान के राजा जो है आपको फिलिप द्वितीय का पुत्र रहेगा आपको सिकंदर, जो हम आगे स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसका होगा, आपको ईरान यानी हकवनी वंश के राजा डेरियस प्रथम करेंगे। और इसमें दूसरा जो विदेशी आक्रमण होगा वह आपको यूनानी करेगा, और उसमें यूनानी में कौन, तो सिकंदर करेगा। क्योंकि सिकंदर जो है वह भारत के किसी अन्य राजा को पहले छेड़ता नहीं है, सबसे पहले वो ईरान पे हमला करता है, और ईरान पे हमला करेगा तो साथ ही साथ कंधार और कंबोज जो ईरान के कब्जे में था वो अभी किसके कब्जे में आ जाएगा, सिकंदर के कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि भारत पर जो है वह दूसरा विदेशी आक्रमण किसका होगा, तो यानी भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण जो है यह किसका होगा, तो यह हो जाएगा आपको सिकंदर का। यह किसका होगा, यह हो जाएगा आपको सिकंदर का। बात समझ में आया, किसका हो जाएगा, सिकंदर का। और यह सिकंदर जो है वह कहाँ से आया था, तो यह आपको यूनान से आया था, यह आपको यूनानी था। और यह राजा फिलिप द्वितीय का जो है आपको पुत्र होता है। यह पूरा ईरान को जो अपने कब्जे में ले लेगा, साथ ही साथ गंधार और कंबोज जो भारत का क्षेत्र है उसे भी क्या करेगा, अपने कब्जे में ले लेगा। तो अभी हम सिकंदर के इर्द गिर्द ही पढ़ेंगे। तो ईरानी आक्रमण के बाद जो है भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण किसका होता है, तो दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण जो है, ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण जो है आपको यूनानी के द्वारा होगा। तो फारसी शासक ईरान जो है वो डेरियस तृतीय को सिकंदर ने युद्ध में मार दिया और फारस देश पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, यह सिकंदर क्या करेगा, ठीक है, डेरियस तृतीय को जो हमने पिछला स्लाइड में देखा उसको डेरियस तृतीय को मारेगा। ठीक है, डेरियस तृतीय को जो है वो मार देगा। और डेरियस तृतीय की कहाँ का शासक था, तो हकमनी वंश यानी ईरान, या इसको बोलिए फारस, इसको क्या कर देगा, हत्या कर देगा। और हत्या करके जो है सिकंदर जो है वह पूरा फारस देश पर अपना अधिकार कर ले। बात समझ में, अब फारस देश पर अधिकार करेगा, साथ ही साथ जो भारत का जो क्षेत्र है गंधार और कंबोज उस पर भी अपना अधिकार कर लेगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अभी थोड़ा सिकंदर के बारे में हम समझते हैं कि सिकंदर जो है वह कौन था, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक, कहाँ से आया था, इसके गुरु कौन थे। क्लियर है, और यह भारत पे जो है वह आक्रमण जब पहली बार आक्रमण किया था तो यह मगध तक नहीं पहुंच पाया था। हमने जब नंद वंश पढ़ा रहे थे वहां पर हमने डिस्कशन किया था। तो चलिए, सिकंदर के बारे में एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं कि सिकंदर आखिर था कौन। तो सिकंदर जो है इनके पिता का नाम, ठीक है, चलिए यहाँ पर हम सिकंदर को ये मुख्य पॉइंट बनाते हैं और उसके बाद हम इसके इर्द गिर्द चलते चलेंगे। तो यह हो गया आपको सिकंदर। ठीक, सिकंदर जो है कहाँ का है, यूनानी था, जो कि सिकंदर, इनके पिता का नाम जो है आपको यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का क्या होंगे, ये सिकंदर पुत्र होंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
तो सिकंदर का जो है पिता का नाम सबसे पहले आता है, जब वंश का बात स्टार्ट होगा तो इसके पिता कौन है, माता कौन है, ठीक है, वही हम पहले पढ़ते हैं। तो सिकंदर के जो पिता होंगे, ठीक है, इनके पिता का नाम क्या रहेगा, इनके जो है पहला पॉइंट है, इनके पिता का नाम आपका फिलिप द्वितीय, ठीक, वो कहाँ के राजा है, आपको यूनान के राजा है। फिलिप द्वितीय जो है ये इनके पिता होंगे। और साथ ही साथ अगर इनकी माता देखा जाए, इनका माता का नाम जो है वो ओलंपिया था। पिता होंगे फिलिप द्वितीय और माता कौन होंगे, ओलंपिया, ठीक है, कौन होंगे, ओलंपिया होंगे। क्लियर है, ये ओलंपिया होंगे। ये इनकी ये ओलंपिया जो है ये अपने ही पति की, यानी कि इनके माता जो है ये इनको जो है आपको जहर दे करके इनके पिता को जो है मृत्यु कर देते हैं, यानी कि मार देते हैं। यानी इनके माता जो है ये अपने पिता को हत्या जो है वो जहर दे करके कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका सिकंदर का जो है वो मूल नाम, इसका जो है वो सिकंदर नाम नहीं था। ये चूंकि विश्व विजेता कहा जाता है, उस समय जितने भी विश्व की जानकारी थी उन सारे पर लगभग लगभग जो सिकंदर अपना अधिकार कर लेता है, इसलिए इसे जो है सिकंदर महान कहा जाता है। लेकिन सिकंदर का असली नाम आपको सिकंदर नहीं होगा। इसका जो असली नाम क्या था, एलेक्जेंडर मेसोडोनिया। इसका असली नाम क्या था, एलेक्जेंडर, ठीक है, एलेक्जेंडर मेसोडोनिया जो है इसका असली नाम था, मेसोडोनिया। एलेक्जेंडर मेसोडोनिया इसका असली नाम था, ठीक है, ये आपका सिकंदर का असली नाम होगा। और साथ ही साथ इसका जन्म जो है, यानी अलेक्जेंडर मेसोडोनिया का, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, जन्म जो है इनका कब हुआ था, तो इनका जन्म मेसोडोनिया में हुआ था 356 ईसा पूर्व, ठीक, यानी 356 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी में जो है कहाँ हुआ था, तो मेसोडोनिया में ही इनका एक पेला जगह का नाम है, वहीं पर जो है सिकंदर का क्या होता है, जन्म होता है। ये हम विदेशी सिकंदर के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सिकंदर के बारे में एग्जाम में जो है वो आपको पूछा जाता है, इसलिए हम सिकंदर के बारे में पढ़ रहे हैं। इनकी पत्नी का नाम जो है, यानी सिकंदर का जो है आपको नाम जो है एक्चुअल नाम जो है अलेक्जेंडर मेसोडोनिया होता है, और इनका जन्म जो है मेसोडोनिया के पेला नाम जगह में होता है 356 ईसा पूर्व। और सिकंदर के जो है पत्नी का नाम जो है, यानी चलिए फैमिली बैकग्राउंड इधर ही टोटल लिख देते हैं, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम रेक्सोना होगा, ठीक है, इनके पत्नी का नाम क्या होगा, तो पत्नी का नाम जो है आपको रुखसाना भी कहीं लिखा रहता है, कहीं रेक्सोना भी लिखा रहता है, रुखसाना या इसी इन्हीं को जो है रेक्सोना भी कहा जाता है, ठीक है, ये रेक्सोना थी। और रेक्सोना के पिता जो है एक फारसी शासक थे, ठीक है, इनके पिता जो है वो कौन होंगे, इनके पिता एक फारसी शासक थे और जिनका नाम था आपको शाहदरा। इतना डिटेल इतना डीप से नहीं पूछेगा आपको, फिर भी आप जान के रखिए, ठीक है। इनका घोड़े का नाम जो है वो बहुत फेमस था, यानी सिकंदर के घोड़े का नाम, ठीक है, बुफे कराल। और इन्हें अपने घोड़े के नाम पर ही जो है एक भारत में एक शहर भी बसाया था। तो इनके घोड़े का नाम जो है आपको क्या था, बुफे कराल, बुफे कराल। क्लियर है। यानी कि सिकंदर के जो है पिता वह कौन होंगे, यूनान के राजा फिलिप द्वितीय के इनके पिता हैं। इनके माता का नाम ओलंपिया है, जिन्होंने जो है वह अपने पति का यानी फिलिप द्वितीय को जो है वह क्या किया था, जहर दे करके जो है इनकी हत्या कर दी थी। सिकंदर का जो ओरिजिनल एक्चुअल नाम होता है वो अलेक्जेंडर मेसोडोनिया है, और इनका जन्म जो है मेसोडोनिया के पेला जगह में 356 ईसा पूर्व हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम जो है रुखसाना या रेक्सोना था, और रेक्सोना जो है वह आपको फारस के राजा सहादरा का जो है वह क्या होंगे, बेटी होगी। और इनका सिकंदर का जो घोड़ा बहुत फेमस होता है, और इन्हीं घोड़े के नाम पर जो है वो भारत में एक शहर का भी निर्माण कराता है। क्लियर है। तो आपका इस घोड़े का नाम क्या था, ये बुफे कराल था। क्लियर है, यहां तक हमने समझ लिया। अच्छा, अभी जो है ये सिकंदर एक गुरु के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि सिकंदर का गुरु कौन, ठीक है, और उसका गुरु कौन और उसका गुरु कौन, ये आपको आता है प्रश्न। ठीक है, तो सिकंदर का जो गुरु होगा इनका नाम अरस्तु था, यानी सिकंदर के गुरु, सिकंदर के गुरु कौन होंगे, तो सिकंदर के गुरु का नाम जो है वह अरस्तु रहेगा। ठीक है, क्या नाम था, अरस्तु था। और अरस्तु के गुरु, और अरस्तु के गुरु जो है वह प्लूटो थे। ये ये गुरु का गुरु, गुरु का गुरु पूछता है एग्जाम में। अरस्तु के गुरु जो है वह प्लूटो थे। और प्लूटो को जो है वह अफलातून भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है, अफलातून।
ठीक है, तो अफलातून किसे कहा जाता है? प्लूटो को। और प्लूटो जो है किसे गुरु है? अरस्तु का। और अरस्तु जो है वह गुरु है सिकंदर का, जहां तक समझ में आए। और प्लूटो के गुरु जो है, इनके भी गुरु जो है आपको सुकरात थे। प्लूटो का गुरु कौन है? तो इनके गुरु जो है आपको सुकरात, ये भी जान के रखिए। और सुकरात की जो हत्या जो है, वो जहर का प्याला देकर के इन्हें जो है आपको मार दिया गया था, सुकरात को। तो सिकंदर है गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लूटो, जिन्हें अफलातून के नाम से जाना जाता है। और प्लूटो के गुरु जो है वह सुकरात होंगे, जिन्हें जो है जहर का प्याला दे करके मार दिया जाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पर टोटल जो हम सिकंदर के बारे में जो है फैमिली बैकग्राउंड देखे, उनके बारे में हम जानकारियां प्राप्त किए कि सिकंदर के पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, इनका मूल नाम क्या था। क्या सिकंदर इसका पूरा नाम था? तो इसका जवाब है नहीं। इसका पूरा नाम क्या था? अलेक्जेंडर मैसेडोनिया। इनका जन्म जो है 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में होता है। और इनकी पत्नी जो है वह रुखसाना इनका नाम है। और घोड़े का नाम जेबुफे करल, जो कि काफी ज्यादा फेमस होता है। और सिकंदर एक गुरु जो है वह अरस्तु होंगे, अरस्तु का गुरु प्लूटो, और प्लूटो को जो है अफलातून के नाम से जाना जाता है। और प्लूटो के गुरु जो है वह सुकरात होंगे, और ये सुकरात को जो है जहर का प्याला दे करके मार दिया जाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो जब भारत में सिकंदर का जब सबसे पहला सामना जो है, ये तो हमने देखा कि सिकंदर जो है वह भारत में कैसे आया। तो सिकंदर जो है सबसे पहले आपका ईरान पर आक्रमण करता है। और ईरान पे आक्रमण करने के बाद जो है गंधार और कम्बोज, चूंकि जो है ईरान का अधिकृत क्षेत्र होता है, मैंने उस पर अधिकार किया रहता है, तो इसलिए गंधार और कम्बोज का भी जो है उस पर अधिकार कर लेता है। लेकिन सिकंदर में जो है वो भारत के जो है वो सबसे पहले किस राजा के साथ जो है उसका सामना होगा, ठीक है, वो ये सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। यहां तक अभी हमने देखा सिकंदर के बारे में, टोटल हमने ये इतिहास देखा कि सिकंदर कौन था, ठीक है, सिकंदर क्या, गुरु का नाम क्या था, ये सभी हमने देख लिया। अब जब सिकंदर जो है सबसे पहला अगर भारत के कोई राजा का जो सामना करेगा, ठीक है, तो वह सामना का जो है आपको तक्षशिला के राजकुमार अंबिक से होता है। ठीक है, सिकंदर जो है सबसे पहले, ठीक है, भारत में जो भारतीय राजा के साथ जो युद्ध करेगा, वो उस राजा का नाम क्या था? तो आपको तक्षशिला के राजकुमार, ठीक है, किसके राजकुमार? तक्षशिला। और तक्षशिला जो है वो उस समय शिक्षा के लिए सबसे फेमस होगा। तक्षशिला का राजकुमार कौन था? तो इनका राजकुमार था आम्भिक। ठीक है, कौन होंगे? आम्भिक। और ये आम्भिक जो है यह इतना डरपोक होता है, यह आम्भिक क्या है? तक्षशिला का राजकुमार होता है उस समय। और उस समय जो है तक्षशिला जो है वो किसके लिए फेमस होता है? शिक्षा के लिए। और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह विश्व का पहला, सबसे पहला विश्वविद्यालय होता है। क्लियर है? तो तक्षशिला के राजकुमार के साथ जो है वह सिकंदर का पहला सामना होगा। लेकिन वहां के राजा आम्बिक जो होता है वह वहाँ यहाँ के मतलब तक्षशिला के जो राजा आम्बिक होंगे, ठीक है, वह सिकंदर से जो है युद्ध नहीं करता है। ठीक है, यह सिकंदर से युद्ध नहीं करेगा, और सिकंदर का जो है अधीनता स्वीकार कर लेगा। क्लियर है? क्या करेगा? सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेगा तक्षशिला का राजकुमार आम्बिक। और गंधार के जो है, उस समय गंधार का जो है वह राजधानी हुआ करता था आपको तक्षशिला, यानी कि राजधानी में ही राजा रहेगा। तो राजा जो है वो आम्बिक क्या करता है, ठीक है, सिकंदर का क्या करेगा? स्वाधीनता स्वीकार कर लेगा। ठीक है, यानी कि इसके अधीन हो जाएगा। या सिकंदर जैसा कहेगा कि ठीक है, हम तुमको मारते नहीं है, लेकिन हमको जो है वो इतना टैक्स पैसा चाहिए, जो राजा को मतलब जो विदेशी आक्रमणकारी जिसके लिए युद्ध करता है। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर जो है वह यहाँ पे जो है बढ़ई के खोज के लिए आया था। बढ़ई के खोज, बढ़ई मतलब क्या है? जो लकड़ी का काम करता है। आज भी के जो आप घर मकान जो देखते हैं, जो ईंट कंक्रीट इत्यादि के बने होते हैं, क्या पहले भी ईंट और कंक्रीट के ही बने होते थे? तो इसका जवाब है नहीं। पहले के जो मकान या महल, ये सभी जो है वो किसके बने होते थे? लकड़ी के बने होते थे। तो उन घर और महलों को जो है बनाने के लिए वो कौन बनाएगा? तो जो लकड़ी का काम करेगा, तो जिन्हें जो है बढ़ई कहा जाता था। तो मतलब जो भारत के जो बढ़ई थे, यानी कि जो भारत के जो घर बनाने वाले बढ़ई कारीगर थे, वो पूरे विश्व में फेमस थे। तो सिकंदर जो है वह भारत में जो है किसके खोज में आया था? तो सिकंदर जो है वो भारत में आएगा, ठीक है, बढ़ई के खोज में आएगा। ठीक, किसे खोज में? बढ़ई के खोज में। तो सिकंदर जो है वह तक्षशिला के राजकुमार आम्बिक से कहेंगे कि हम जो है वह बढ़ई के लिए आए हैं, या हमें जो है वह मतलब चूंकि ये जब आएगा तो इसका सेना वगैरह का खर्च भी होगा, ठीक है, सेना का खाना है पीना है, तो उसका तुम इंतजाम कर दो, ठीक है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, और जो हम कहेंगे वह तुमको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो है वो सिकंदर का सामना किसके साथ होता है? तक्षशिला के
राजकुमार अंबिक के साथ, और अंबिक जो है वह सिकंदर के स्वाधीनता को क्या करेगा, स्वीकार कर लेगा। क्लियर है, क्या करेगा, स्वीकार कर लेगा। ये राजकुमार अंबिक जो है वह सिकंदर के अधीनता को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, और उस समय जो है वह तक्षशिला कहाँ का राजधानी रहेगा, गांधार का राजधानी रहेगा। कहाँ का, गांधार का। ये गांधार का राजधानी होता है आपको तक्षशिला, और यहीं पे राजकुमार अंबिक जो है वह राजा होंगे जो सिकंदर महान का अधीनता स्वीकार कर लेंगे। फिर आपको 328 ईसा पूर्व में, ठीक है, 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने जो है ईरान और अफगानिस्तान पर जो है विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ईरान पर भी विजय प्राप्त कर लेगा और अफगानिस्तान पे भी। कहाँ पे, ईरान पे विजय प्राप्त करेगा, और इसके साथ जो है वह अफगानिस्तान पे भी जो है आपको सिकंदर विजय प्राप्त कर लेगा। यानी कि उसी मतलब यहाँ से एरिया पता चल रहा है कि लगभग कब जो है वह आक्रमण करता है, तो 328 ईसा पूर्व के जो है वह आसपास वह भारत पर या अफगानिस्तान और ईरान पर जो है वह आक्रमण करता है। उधर से आक्रमण करते हुए, ठीक है, वह भारत में जो है वह प्रवेश करता है। ठीक है, भारत में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। भारत में प्रवेश करने के बाद जो है पंजाब के राजा जो है पोरस और सिकंदर के बीच जो है वह झेलम नदी के तट पर युद्ध होता है। क्लियर है, किसके बीच युद्ध होता है, तो पंजाब के राजा, ठीक है, पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी, जिसे जो है उस समय जो है बिस्तता नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पर देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि भारत का ये पंजाब वाला एरिया जो है, ठीक है, ये सॉरी, ये जो पंजाब वाला एरिया है, ठीक है, यहीं पर आपको झेलम नदी यहीं पर बहता है। ये आपको सिंधु नदी है, सिंधु नदी का जो है वह सहायक नदी झेलम नदी, दामोदर नदी, ये सभी नदियां हैं। तो यहाँ पर आपको झेलम नदी, जिसे जो है बिस्तता नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बिस्तता नदी के नाम से जाना जाता है, और इसी झेलम नदी के तट पर जो है वह सिकंदर जो है वह अगला किससे इनका युद्ध होगा। ठीक है, तो सिकंदर का जो युद्ध होगा वह उस समय पंजाब के राजा पोरस के साथ है। किन के राजा, पोरस के साथ, जिन्हें जो है आपको पुरु भी कहा जाता है। और यह पोरस या पुरु जो है वह कहाँ के राजा होंगे, यह आपको पंजाब के राजा होंगे। ठीक, और यह पंजाब के राजा के साथ सिकंदर का युद्ध होगा। यह क्या होगा, युद्ध होगा। और इस युद्ध में जो है, ठीक है, इस युद्ध में जो है पंजाब के राजा पोरस जो है वह क्या होते हैं, हार जाते हैं। और यह युद्ध कहाँ पे किया जाता है, तो आपको झेलम नदी के तट पर। ठीक है, आपको झेलम नदी के तट पर। और ये झेलम नदी का जो अन्य नाम जो है आपको बिस्तता नदी भी है, या आपको इसे जो हाइस्पीडिस का युद्ध भी कहा जाता है, झेलम नदी के तट पे। बात समझ में है। और इसमें जब वह हार कौन जाता है, अब पंजाब के राजा पोरस जब वह हार जाते हैं। लेकिन पोरस तो हार तो जरूर जाते हैं, लेकिन पोरस जो है वह इतने वीरता के साथ आपको युद्ध लड़ते हैं सिकंदर के साथ, जिससे जो है वो सिकंदर जो है वो क्या करता है कि पोरस से जो है वह प्रसन्न हो जाएगा, यानी खुश हो जाएगा। ठीक है, इस युद्ध में जो है पोरस हार जाता है, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर जो है वह उसे मारता नहीं है, बल्कि उन्हें जो है वह क्या करेगा, पोरस को जो है वह मित्र बना लेगा। क्या करेगा, ये जो है आपको पोरस को क्या करेगा, मित्र बना लेगा। हारने के बाद भी जो है वह मित्र बना लेगा। और मित्र बनाने के बाद, ठीक है, मित्र बनाने के बाद सिकंदर के जो पत्नी है रेक्सोना, ठीक है, यह रेक्सोना जो है वह पोरस को अपना भाई कर बना लेता है। भाई बनाने के बाद जो है वो उसे राखी भी बांधेगा। बात समझ में आया, यानी कि राखी भी बांधेगा। राखी कौन बांधेगा, राखी जो है कौन बांधता है, तो आपको सिकंदर की पत्नी रेक्सोना जो है वह क्या करेगी, पोरस की जो है वीरता को देकर के ये तो मित्र बन गया। किसका मित्र बन गया, सिकंदर का मित्र बन गया। चूंकि वह युद्ध में क्या होता है, हार जाएगा, लेकिन हारने के उपरांत भी जो है वह, इसे सिकंदर मारता नहीं है पोरस को, यानी पंजाब के राजा को, और उसे जो है हारने के उपरांत भी उन्हें मित्र बनाता है। और सिकंदर, और इतनी मित्रता गहरी हो जाती है कि सिकंदर का जो पत्नी होंगी, वो पत्नी जो है रेक्सोना, वह आपको पोरस को क्या करता है, कलाई पर राखी बांधेगी और उन्हें अपना भाई बना लेगी। बात समझ में आया। तो ये जो आपको युद्ध जो होगा, ठीक है, इस युद्ध को जो है वो किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है आपको झेलम बिस्तता या हाइस्पीडिस का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, किस युद्ध से, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आपका झेलम का युद्ध, ठीक है, आपका इसे कौन सा युद्ध कहते हैं, तो आपको झेलम
या इसी को जो है आपको वित्सता, वित्सता या इसी को हाइपेडिस का युद्ध, हाइडे स्पीच, ठीक है, हाइडे स्पीच का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि देखिए ये वित्सता जो है ना, ये झेलम नदी का ही जो है वह अन्य नाम है वित्सता का युद्ध। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झेलम वित्सता का युद्ध या हाइडेस्पीच का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ था, तो आपको सिकंदर जो कि यूनान का राजा था और आपको पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। क्लियर है। और इस युद्ध में जो है वो पंजाब के राजा पोरस की जो है वो हार हो जाती है, या हार हो जाती है, और हार के उपरांत भी जो है वो सिकंदर पंजाब के राजा पोरस को मारता नहीं है, बल्कि उसकी बहादुरी को देख करके, उसकी वीरता को देख करके जो है वो पंजाब के राजा पोरस को मित्र बना लेगा। और मित्रता इतनी गहरी हो जाएगी कि आपको सिकंदर की पत्नी जो रेक्सोना है वह पंजाब के राजा पोरस को जो है वो भाई बना लेती है और अपने उसके हाथ पर जो है वह राखी भी बांधेगी। और इस युद्ध को जो है वह आपको झेलम का युद्ध या बिरसता का युद्ध या हाइडेस्पीच का युद्ध के नाम से जो है वह जाना जाता है। यहाँ तक हमने देखा कि भारत पर जो है सबसे पहला आक्रमणकारी कौन होगा, तो आपको हकमनी वंश का राजा हकमनी वंश का राजा डेरियस प्रथम होगा, जो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करता है। और यह कहाँ का रहता है, यह ईरान का रहता है, जिसे फारस कहा जाता है। डेरियस प्रथम जो है वह कंधार और कम्बोज को जो अपने अधिकार में ले लेगा। किसे ले लेगा, गंधार और कम्बोज को। और उसके बाद जो है डेरियस प्रथम के बाद जो है जेरक्स प्रथम अगला शासक होगा फारस का, और उसके बाद डेरियस तृतीय। और जब डेरियस तृतीय जब ईरान का शासक होगा, तो उसी समय जो है यूनान के राजा, ठीक है, सिकंदर जो है वह क्या करेगा, आपको फारस यानी ईरान पर आक्रमण करेगा। और ईरान पर आक्रमण के साथ साथ कंधार और कम्बोज को भी जो है वह अपने अधिकार में ले लेता है। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण हकमनी वंश के राजा डेरियस प्रथम, और दूसरा विदेशी आक्रमण यूनान के राजा सिकंदर जो है वह भारत पर विदेशी आक्रमण करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि सिकंदर के पिता जो है फिलिप द्वितीय थे, इनके माता का नाम ओलंपिया था। इनका मूल नाम जो है अलेक्जेंडर मेसोडोनिया होगा, और इनका जन्म जो है 356 ईसा पूर्व मेसोडोनिया के पेला में हुआ था। इनके पत्नी का नाम रुखसाना होता है। इनके घोड़ा जो बहुत फेमस है बुफे कराल होगा। क्लियर है। और सिकंदर का जो है भारत जो है ये आक्रमण किस लिए करता है, तो आपको बढ़ई के खोज के लिए जो आक्रमण करता है। साथ ही साथ इसके गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु गुरु का नाम प्लूटो, और प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात है। और यह जो है आपको भारत में जो सबसे पहला भारतीय राजा के साथ जो आमना सामना होगा इसका, वह तक्षशिला के राजकुमार आम्बिक के साथ इसका सामना होता है। क्योंकि तक्षशिला के राजकुमार आम्बिक के साथ सामना तो होगा, लेकिन यह युद्ध नहीं करता है। यह जो है आपको सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लेगा, और जो सिकंदर कहेगा वह इसको मान लेगा। क्योंकि यह आम्बिक जानता है कि सिकंदर जो है वह क्या है, वह कई दूसरे देश को जीतते हुए आया, हमको कहीं मार न दे। इसके बाद जो है आपको 328 ईसा पूर्व तक जो है वह सिकंदर ईरान और अफगानिस्तान पर पूरी तरह से क्या करता है, अपना शासन स्थापित कर लेगा। और उसके बाद जो है वह पोरस के राजा पंजाब के राजा पोरस, जिसे पूर्व भी कहते हैं, ठीक है, उसके साथ इनका युद्ध होगा झेलम नदी के तट पर। और इस युद्ध में जो है पंजाब के राजा पोरस जो है वो हार जाते हैं। किंतु लेकिन आपको पोरस की वीरता और उसके शौर्यवीर को देख करके जो है सिकंदर क्या करता है, उसे मारता नहीं है, बल्कि हारने के उपरांत उसे अपना मित्र बना लेगा। और मित्रता इतनी गहरी होती है कि इसकी पत्नी यानी सिकंदर की पत्नी रेक्सोना जो है वह आपको पूरा यानी पुरु राजा को जो है अपना भाई बना लेगी। ठीक। और इस युद्ध को जो है आपको विस्तता का युद्ध, हाइडेस्पीच का युद्ध भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है, इसके बाद जो अगर देखा जाए कि सिकंदर जो है वह सिकंदर जो है वह चाहता क्या है कि ये तो आपको पंजाब के राजा पोरू को हरा दिया, ठीक है, उसके बाद जो है अब वो कंधार तक्षशिला को भी अपने अधिकार में ले लेता है। लेकिन उसके बाद जो है यह कोशिश करता है कि आपको मगध पर आक्रमण करना। किस पे आक्रमण करना, मगध पर आक्रमण करना। लेकिन मगध पर आक्रमण करने के पहले इसे जो है यहाँ पे ये आपका झेलम नदी है, ठीक है, और यहीं पर आपका ब्यास नदी होता है। ठीक है, ये आपका ब्यास नदी है। कौन नदी है, ब्यास नदी है। ये वाला पूरा एरिया जो है आपको अफगानिस्तान वाला एरिया, ईरान वाला एरिया, ये पूरा सिकंदर के ये में। और कंधार और कम्बोज भी जो है वह किसके एरिया में आ गया, सिकंदर अपना अधिकार कर ले। अभी ये ब्यास नदी जो है, ठीक है, यह ब्यास नदी को जो है आपको पार करके सिकंदर चाहता है कि आपको मगध पर आक्रमण करना। किस पर आक्रमण करना, मगध पर जो है वह आक्रमण करना चाहता है।
ठीक है, लेकिन उस समय जो है वो मगध पर आक्रमण नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम समझते हैं कि आखिर क्यों नहीं मगध पर आक्रमण कर पाता है, और आखिर उनको जो है क्या क्या परेशानियां होती है, और यह जब आक्रमण नहीं करेगा तो क्या फिर वह यहीं पे शासन करेगा, या यूनान जो है पुनः वापस लौट जाएगा। ठीक है, ये इन सब चीजों के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा, ठीक है, पूरस के राजा पुरु को हरा देगा। ठीक, सिकंदर जो है वह भारत पे जो आया था वह कहाँ से आया था, तो आपको, चलिए इसी को हम सिकंदर मुख्य पॉइंट बनाते हैं और इसके इर्द गिर्द हम बात करेंगे। ठीक है, ये आपका सिकंदर है, यूनान के राजा, राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र रहेगा। तो ये यह जो भारत आएगा, ठीक है, यह भारत जो है आपको हिंदू कुश पर्वत यानी खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत किधर है, आपको हिंदू कुश पर्वत जो है वो आपको ये वाले एरिया में है। ठीक है, ये वाला एरिया में, तो ये हिंदू कुश पर्वत को जो है पार करके जो है वो कहाँ आया था, भारत आया था। क्लियर है, ये आपको हिंदू कुश पर्वत को, तो प्रश्न आ सकता है कि सिकंदर जो भारत आया था वह किस ओर से आया था, तो हिंदू कुश पर्वत को जो है पार करके भारत आया था, हिंदू कुश पर्वत। और हिंदू कुश पर्वत को जो है वह खैबर दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है किस नाम से जानते हैं, तो इसे जो है खैबर दर्रा के नाम से भी जानते हैं, खैबर दर्रा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझ में आया? सिकंदर की सेना जो है, यानी कि अब ब्यास नदी को पार करके, यानी कि ये जो भारत है, ठीक है, ये भारत है और यहीं पे आपको ब्यास नदी है, ये पंजाब वाला क्षेत्र है। तो ये आपको ब्यास नदी और ये आपको मगध इधर, ठीक है, ये कहाँ है, मगध। तब ये मगध पर आने के लिए जो है आपको ब्यास नदी को पार करना पड़ेगा। तब यह जो है ब्यास नदी को जो है पार नहीं करता है, यानी सिकंदर जो है सेना को जो है ब्यास नदी पार करने के लिए कहता है, लेकिन सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी को पार करने से क्या करता है, मना कर देता है। और सिकंदर अपनी सेना को, ठीक है, नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित करेगा, लेकिन उसकी सेना जो है ब्यास नदी का रौद्र रूप देख करके भारत में युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ठीक, और अतः जो है इसकी सेना जो है वह क्या करेगी, वह वापस लौटने का निर्णय लेगी। बात समझ में आया? आया तो हिंदू कुश पर्वत से, यह आपको अफगानिस्तान ईरान वाले क्षेत्र पर भी आक्रमण कर लिया, लेकिन यह मगध पर जो है वह आक्रमण नहीं कर पाता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यह आपको ब्यास नदी को पार करने से इसकी सेना जो है वह क्या करती है, आपको इनकार कर देगी। यानी सिकंदर की सेना जो है वह क्या करेगी, सिकंदर की सेना, सिकंदर, ये इंपॉर्टेंट है, सिकंदर की सेना क्या करती है, सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार नहीं करती है। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ब्यास नदी का रौद्र रूप रहेगा उस समय, ब्यास नदी को पार नहीं करेगी। ठीक है, पार नहीं करती है, सिकंदर की सेना कहेगी कि नहीं, आप ब्यास नदी जो, ये जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी को हम पार नहीं करेंगे। ठीक है, चूंकि देखिए और एक कारण होता है कि सिकंदर जो है वह बहुत दिनों से जो है, बहुत सालों से युद्ध अभियान पे निकला रहता है कि इसके जो है आपको भूत सवार हो जाता है कि हम जो है पूरे विश्व को ही जीत लेंगे, और इसे जो है विश्व को जीतने का जो है ये मतलब सपना जो है इसे गुरु अरस्तु दिखाते हैं। बात समझ में आया? तो इसकी सेना जो है वह ब्यास नदी को पार नहीं करेगा, और उसके बाद जो है सिकंदर क्या करेगा कि अपना 325 ईसा पूर्व जो है, यानी 325 ईसा पूर्व यानी बीसी पूर्व जो है, वह भारत से लौटने के लिए जो है आपको अपने सेना को कहेगा कि चलो ठीक है, स्थल मार्ग से, ठीक है, किस मार्ग से, स्थल मार्ग से जो है वह पुनः कहाँ लौट जाएगा, स्थल मार्ग से जो है वह पुनः लौट जाता है, आपको यूनान की ओर लौटेगा। ठीक है, यूनान की ओर जो है वह लौट जाएगा। ठीक है, यूनान की ओर क्या करेगा, लौटेगा। बात समझ में है? स्थल सिकंदर जो है वह ब्यास नदी को पार नहीं कर पाता है, इसकी सेना जो है वह मना कर देगी। तब सिकंदर निर्णय करता है कि चलो ठीक है, मगध पर अब नहीं जाएंगे, इसकी सेना भी बहुत थक जाती है। तब 325 ईसा पूर्व जो है, ये डेट याद रखिएगा, ये 325 ईसा पूर्व जो है वह स्थल मार्ग से शेर आपको सिकंदर क्या करेगा, आपको यूनान की ओर लौटेगा। और जब यूनान की तरफ लौटता है तो उसी समय आपको, ये आपका इराक वाला एरिया है, ये आपको पाकिस्तान हो जाएगा, फिर इधर आपको अफगानिस्तान, और ये इराक और ईरान इधर ये। तो ये जब भारत, जब यूनान और जब लौटेगा तो ये आपको इराक में ही जो है
323 ईसा पूर्व में जो है इराक के बेबीलोन में जो है इनकी हत्या हो जाती है, यानी कि वह पूरा यूनान नहीं पहुंच पाता है, यानी सिकंदर का जो है वह हत्या ये सब मिटा देते हैं। समझ में आ गया? ब्यास नदी को पार नहीं करता है, इसलिए सिकंदर जो है वह मगध पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। बात समझ में आया? चलिए यहीं पर लिखते हैं। तो आपका ये 323 ईसा पूर्व यानी कि जब यूनान की ओर जब लौट रहा है तो उसी समय जो है इराक के बेबीलोन में, कहाँ? इराक के बेबीलोन में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इराक इराक के बेबीलोन में, ये याद रखिएगा। यानी पूछता है सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ तो कहाँ हुआ? तो इराक के बेबीलोन में जब वापस लौट रहा होता है, ठीक है, तो इराक के बेबीलोन में जो है वह मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाएगी? सिकंदर की जो है मृत्यु हो जाएगा और सिकंदर मर जाएगा। और जब सिकंदर की मृत्यु होती है तो इनका उम्र मात्र जो है वो कितना रहेगा? 33 वर्ष उम्र रहे। यानी आप सोचिए कि सिकंदर जो है 33 वर्ष के उम्र में ही, ठीक है, वह इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इसके अलावा जो है वह कई तुर्की, एशिया माइनर, मिस्र, ठीक है, सिंध, कंधार, ये सभी को जो है वह सिकंदर क्या करता है? वह जीत लेता है। बात समझ में है? और इस ये जो बेबीलोन में जब इनकी मृत्यु होती है, ठीक है, बेबीलोन में, और इसी बेबीलोन में जो है वह झूलता हुआ बगीचा है, ठीक है, इसी बेबीलोन में क्या है? झूलता हुआ बगीचा है। और जिसे जो है वह विश्व के मतलब 7 अजूबों में से जो है वह एक है आपका बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा। ये आपको प्रश्न ये भी आता है कि झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? तो झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? आपको वह बेबीलोन में है, ठीक है, बेबीलोन यानी इराक के बेबीलोन में आपको झूलता हुआ बगीचा है। बात समझ में है? तो सिकंदर जो है आपको स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व जो है वह ये मतलब कि भारत से जो है लौटने का निर्णय करता है। ठीक, अच्छा, ये जो है हमने एक लौटने का निर्णय करता है, ठीक है, यहाँ तक सही है। वह स्थल मार्ग से जो है लौटता है। जब वह यूनान की ओर जब लौटेगा सिकंदर, तो वह बीच रास्ता में यानी कि 323 ईस्वी में 200 साल यानी इराक में ही जो है बेबीलोन जगह में वह क्या होगा? इसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा माना जाता है कि इसकी मृत्यु जो है वह डायरिया से हो जाती है, ठीक है, वह डायरिया से हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि जब सिकंदर जो है जब भारत पर यानी गंधार और कम्बोज तक्षशिला में जब ये, तो उस समय तक्षशिला के जो है वह गुरु रहेंगे आपका चाणक्य। और वह चाणक्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से जो है वह सिकंदर को एक मतलब जहर दे देते हैं, ठीक, किसी तरह से जो है जहर खिला देते हैं। और उस जहर का असर जो है वह धीरे धीरे होता है। और वह जहर का असर जो है, उसी जहर के असर के कारण जो है वह सिकंदर की मृत्यु होती है। तो ये भी जो है आपको एक कहीं कहीं पुस्तक में जो है वह लिखा हुआ है। बात समझ में आया? तो ये है आपका स्थल मार्ग से जो है आपको यूनान की ओर लौटेगा तो 323 ईसा पूर्व जो है वह इसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। यानी आप बेबीलोन में आपको झूलता हुआ बगीचा है। और जब इसकी मृत्यु होगी तब इसकी उम्र जो है वह कितनी साल होगी? 33 वर्ष। सिकंदर जो है भारत में कितने महीने तक रहा है? भारत में, ठीक है, तो भारत में रहा है टोटल 19 महीने तक जो है वह भारत में सिकंदर रहा है। सिकंदर के साथ जो वह आने वाला, ठीक है, इसका जो लेखक था वह कौन कौन था? निर्याकस था, साथ ही साथ सिक्रेटस था और अष्टिबुलस थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिकंदर जो है आपको हिंदू कुश पर्वत पार करके या खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था, यह हमने आपको बताया। साथ ही साथ सिकंदर अपनी सेना को जो है वह बहुत प्रेरित करता है ब्यास नदी को पार करने के लिए, लेकिन ब्यास नदी को पार नहीं कर पाता है। तब इसकी सेना जो है वह निर्णय लेती है कि अब जो है हम और युद्ध नहीं करेंगे। तब सिकंदर भी क्या करता है? अपने यूनान की ओर वापस लौटने लगता है। और वही लौटते समय जो है 325 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी सेना के साथ यूनान की ओर लौटेगा। और इसी बीच जो है 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, सिकंदर जो है वो इतने सारे मतलब स्थान को जो है जीतने में क्यों जो है आपको मतलब सफल हो पाया था? तो इसका जो है वह थल सेना का सेनापति अलग था और जल सेना का सेनापति अलग था। ठीक है, अगर थल सेना का सेनापति पूछे, ठीक है, थल सेना का सेनापति, तो उनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और यही सेल्यूकस निकेटर जो है वह बाद में फिर से भारत पर हत्या करेगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ये याद रखिएगा। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य वंश जब पढ़ाएंगे तो वहां पर हम इस बात का चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने इसको जो है आपको ध्यान रखने के लिए बोला। यह थल सेना का जो सेनापति होगा सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि सिकंदर तो मर गया, तो ये इराक और ईरान वाला क्षेत्र जो है यह इसका थल सेना का सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, यही जो है आप देखेगा। ठीक है, यहाँ पर शासन जो है सेल्यूकस निकेटर का ही होगा।
और ये आपका इसका जो जल सेना का जो सेनापति होगा निर्याकस। ठीक है, जल सेना का कौन होगा? निर्याकस। ये निर्याकस के साथ क्या होता है, वापस चला जाता है सिकंदर। ठीक है, किसके साथ चला जाएगा? निर्याकस के साथ। जल सेना का सेनापति निर्याकस है और थल सेना का सेनापति जो है वह सेल्यूकस निकेटर है। सिकंदर देवता में घोड़े का नाम बुफे कराल, हमने बताया है आपको, और उसके नाम पर झेलम नदी के तट पर जो एक नगर बसाता है। ठीक है, और सिकंदर का मकबरा यही जहाँ पर इनकी मृत्यु होगी, यहीं पर आपको बेबीलोन में ही सिकंदर का क्या रहेगा? मकबरा रहेगा। बात समझ में आया? सिकंदर का पुत्र जो है आपको यह, इसका पुत्र सिकंदर चतुर्थ होगा। ठीक है, ये नहीं पूछता है। सिकंदर चतुर्थ जो है वह इसका पुत्र होगा, और साथ ही साथ जो है वो इसकी पत्नी, जो पत्नी रुखसाना का जो है वो पुत्र है। इसकी पत्नी का नाम जो है रुखसाना, और कई पत्नियां हो सकती है, उसके बारे में ज़्यादा साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। सिकंदर लड़ाई में जो है वह खुद सेना के आगे रखता था, जिससे सेना का जो है मनोबल और बढ़ जाता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय जो यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारियां थी, उन सभी क्षेत्रों को जो है वह सिकंदर क्या करता है? जीत लेता है। और उन सभी क्षेत्र में जो है वह कौन कौन से क्षेत्र होंगे, ये भी कुछ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए। सिकंदर जो है वह पूरी दुनिया का लगभग 60% जो है वह एरिया जो है वह क्या करता है? जीतता है उस समय। और वह 60% एरिया कौन कौन है? तो वो जो जीतेगा, ठीक है, वह एशिया, एशिया माइनर, ठीक है, जिसे जो है आपको तुर्की भी कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पर सबसे पहला अभिलेख पाया गया था, माइनर में ही, एशिया माइनर। ठीक है, तुर्की, ये आपका तुर्की जिसे कहा जाता है। सीरिया को जीत लिया था। ठीक है, सीरिया, साथ ही साथ मिस्र को जीत लिया था। क्लियर है? इराक को जीत लिया था। इराक के साथ ईरान को भी जीता था। ये ईरान के अलावा जो आपको सिंध हो गया, कंधार हो गया। ठीक है, सिंध को, आपको गंधार को, गंधार के बाद कंबोज को। ठीक है, गंधार और कंबोज पे जो पहले हकमनी वंश कब्जा करेगा, उसके बाद जो है वह सिकंदर कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो इन सभी क्षेत्र को जो है वो सिकंदर क्या किया था? जीत लिया था। और जो पूरे विश्व का लगभग जो है वो उस समय का जो है वो 60% जो है वो माना जाता है। तो सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना जो है वो किसने दिखाया था? तब जीतने का जो है, दुनिया जीतने का सपना जो है वह इसको दिखाएगा कौन? इसका गुरु। इसका गुरु जो है वह अरस्तु दिखाएगा। और इसे जो है भारत से जो है वापस भेजने में, ठीक है, उसमें जो है आपका हाथ किसका रहता है? तो चाणक्य, चाणक्य और चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, या चाणक्य सोचता है पहले कि पहले हम सिकंदर को निपट ले, उसके बाद हम मगध के राजा जो है वो धनानंद को निपटेंगे। और फिर उसके बाद जब चाणक्य, जब सिकंदर को यहाँ से वापस भेजने में सफलता प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद जो है वह चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? ये जो है आपको मौर्य वंश के अंतिम राजा धनानंद को जो है वह हत्या कर देगा, और धनानंद को जो है मार करके मौर्य वंश के जो है स्थापना करेगा और नंद वंश को समाप्त करेगा। बात समझ में आया? धनानंद को जो है वह मार देगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, फिर हम अगले क्लास में जो है वह मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि जो है मौर्य वंश की स्थापना के पहले जो है भारत पे जो है किसके द्वारा जो है आक्रमण किया गया था? तो पहला हकमनी वंश और दूसरा यूनान के राजा सिकंदर ने आक्रमण किया था। क्लियर है? अब हम इसके बाद मौर्य वंश पढ़ेंगे, जो हमारा साथ जो हसीन मुसुक शाह का जो ट्रिक था, यानी कि पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। तो नंद वंश तक हमने पढ़ लिया था। उसके बीच में जो है विदेशी आक्रमणकारी वाला एक टॉपिक आता है, तो वो भी हमने कवर कर लिया। अब हम अगले क्लास में जो है मौर्य वंश स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य इसकी स्थापना करेगा, और मौर्य वंश जो है वह थोड़ा सा लंबा खींचेगा, क्योंकि इसमें जो है वह 3 महान राजा होंगे आपको, सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक सम्राट। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।